बेटा मैं क्वेश्चन एक बार रीड करके सुना रहा हूँ। ट्रांसफार्मर का एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये केस स्टडी में आया था एक बार 3-4 साल पहले। ध्यान से सुनना जरा। क्वेश्चन ये है कि अ टाउन सिचुएटेड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ पावर प्लांट। ये मान लो पावर प्लांट है, जहां से पावर प्लांट पता ही है आपको, जहां से सप्लाई जाती है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक टाउन है, यहां से यहाँ बिजली जानी है, 2 वायर लाइन से जा रही है। टाउन से पावर प्लांट से टाउन पे बिजली जानी है, 20 किलोमीटर दूर है पावर प्लांट से टाउन। अब सिंपल सी बात है भाई, इतनी दूर से 20 किलोमीटर दूर पावर प्लांट है, वहां से बिजली पहुंचेगी वहां तक, बीच में तार है, वहां तक जाते जाते वोल्टेज कम नहीं हो जाएगी? हवा में लाइट चली जाए, हवा में हीट के फॉर्म में लाइट का नुकसान होता है, एनर्जी का नुकसान होता है। तो उसने आगे बोला कि अब वहां से वहां तक लॉस हो रहा है पावर का, तो इन्होंने क्या किया कि टाउन के जस्ट पहले, जब आपके घरों में भी बिजली आती है तो आपकी कॉलोनी के बाहर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं बड़े बड़े। वो बाहर जब वहां से बिजली आती है तो वहां तक आते आते कम हो जाती है, एनर्जी का लॉस होता है। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं वो लोग। तो अब यहाँ से वहां तक लॉस हुई एनर्जी का, तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा दिया उन्होंने, टाउन से जस्ट पहले एक ट्रांसफार्मर लगा दिया। यहाँ पे मान लो ट्रांसफार्मर लगा दिया। तो ट्रांसफार्मर ने क्या किया, ये ट्रांसफार्मर है, टी मतलब ट्रांसफार्मर। फिर क्वेश्चन क्या है, टाउन को 600 किलोवाट चाहिए। टाउन को कितनी बिजली चाहिए? 600 किलोवाट बिजली इनको चाहिए। टाउन को 600 किलोवाट बिजली चाहिए, ठीक है? 6000 किलोवाट लिखा है ना, ठीक है, 600 किलोवाट, 6000 लिखवाएगा। अच्छा उसको 600 कर लो, 600 किलोवाट कर लो। चलो बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, बीच में नॉनसेंस वाली बातें मत करा करो, ठीक है? ध्यान इधर सुनो। 600 किलोवाट बिजली टाउन को चाहिए, और जो ये वायर है, वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है 0.4 ओम पर किलोमीटर। बेटा बाद में लिख लेना, पहले यहाँ सुन लो। 0.4 ओम पर किलोमीटर ये लोग रजिस्ट करते हैं। वायर 2 वायर लाइन जो है 0.4 ओम पर किलोमीटर रजिस्ट करती है। तो फिर आगे उसने बोला कि यहाँ पे जो ये ट्रांसफार्मर है ना, ये क्या करता है, इसकी जो वोल्टेज है वो 3000 वोल्ट है। मतलब ये 3000, द टाउन गेट्स पावर थ्रू लाइन फ्रॉम 3000 टू 220 वोल्ट। मतलब 3000 वोल्ट को ये 220 में कन्वर्ट करके देता है आपको। 3000 वोल्ट से 220 में कन्वर्ट करके ट्रांसफार्मर देता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया इन्होंने पीछे। अच्छा फिर क्योंकि ज्यादा वोल्टेज आ रही है, वो कह रहे हैं वहां से वहां तक ज्यादा वोल्टेज आ रही है, तो वो टाउन को 220 वोल्ट में बना के देता है। 3000 आ रही है, उसको वो 220 बना के दे रहा है टाउन को। अच्छा फिर आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यहां से वहां जब लाइट जाएगी तो कितना लॉस होगा, हमें निकालना है पावर लॉस। पहले पॉइंट में निकालना है पावर लॉस। अब जरा ये सुन लो, पावर लॉस, पावर लॉस कैसे निकालेंगे बेटा? पावर लॉस का फॉर्मूला याद कर लो। पावर लॉस का फॉर्मूला होता है, यहाँ नीचे लिख देता हूं, पावर लॉस। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको मिले, ध्यान सुन लेना। पावर का फॉर्मूला एक ये भी होता है, I²R। पावर का फॉर्मूला ये लगाना, I²R। अब आपके पास ना I है ना R है, चलो R तो फिर भी है, I नहीं है आपके पास, है ना? रेजिस्टेंस आपके पास है 0.4 ओम पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 0.4। 20 किलोमीटर की तार है, 20 किलोमीटर की कितनी तार है? 2 तार है। 20 किलोमीटर ये रजिस्ट करेगा, 20 किलोमीटर ये, दोनों में हीट का नुकसान तो होगा ना। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? जो आपका 1 किलोमीटर का है ना 0.4 ओम, तो उसको कितने किलोमीटर से मल्टीप्लाई करूं मैं? 40 किलोमीटर। 40 समझ में आया क्यों? 20 किलोमीटर ये तार, 20 किलोमीटर ये तार, टोटल कितनी हो गई? 40 किलोमीटर से मल्टीप्लाई। रखिए 1 मिनट पॉज करिए बेटा। तो मैंने इनको बताया कि रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। रेजिस्टेंस 1 किलोमीटर का 0.4 ओम रेजिस्टेंस है, 20-20 किलोमीटर की 2 तार लगी हुई हैं, तो टोटल कितनी, टोटल किलोमीटर कितना? 40 किलोमीटर हो गए, है ना? एक 20-20 किलोमीटर की 2 तार है, 40 किलोमीटर का 0.4 ओम के हिसाब से देखा जाए कितना हो गया? ये पॉइंट हट जाएगा ना, 16 आ गया, 16 ओम आ गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 16। मैंने इनको बताया पावर लॉस का ये फॉर्मूला लगाना, I²R। अब सवाल ये है कि R तो चलो मिल गया, I तो अभी भी नहीं है।
तो आई के लिए ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, वोल्टेज कितनी है 3000, रेजिस्टेंस तो मिल गया ना तुम्हें, रेजिस्टेंस कितना हो गया 16। अच्छा इससे मत निकालना रेजिस्टेंस, मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ उससे निकालो। और देखो देखो पावर का भी इस्तेमाल करना है, पावर का इस्तेमाल करना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आई, ये आई निकालना ना, आई पावर की मदद से निकालो। पावर का P इक्वल टू क्या होता है VI। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वोल्ट पावर जो चाहिए ना उसका भी यूज करना है, 600 किलोवाट की पावर चाहिए ट्रांसफार्मर इसको, टाउन को, तो पावर कितना ले लेंगे 600 किलोवाट, किलोवाट मतलब 3 जीरो और लगाने हैं, इधर वोल्टेज कितनी है 3000, तो यहाँ से आपको आई मिल जाएगा, आई आ जाएगा ना यहाँ से, 1 2 3 जीरो कट गए, कितना आया 600 डिवाइडेड बाई 3, कितना आया 200, तो आई कितना आ गया 200, आई आ गया, आर आ गया, ये आई और आर यहाँ डाल दो बस आप, तो आई की वैल्यू कितनी है 200 और आर की वैल्यू कितनी है 16, तो यहाँ से पावर आ जाएगी ना, कितनी कितनी आई है 64 हो जाएगी ना, 64 के आगे कितने 4 जीरो हो गए ना, 64 होगा ना, ठीक है, तो 60 इसको मैं ये वॉट में आया है बेटा, बेटा ध्यान से सुन ले, दोबारा बता दो, डिस्टर्बेंस नहीं, इधर एक दूसरे से मत बातें करा करो, जो नहीं समझ में आए दोबारा बता दूंगा मैं, सुनो अपने दिमाग बढ़ाओ थोड़ा। 1 किलोमीटर का 0.4 ओम रेजिस्टेंस, 40 किलोमीटर का कितना रेजिस्टेंस 16, आर मिल गया, अब आई ढूंढना है, आई कैसे ढूंढेंगे, P इज इक्वल टू VI, ये रहा पावर, ये रहा V, आई नहीं निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लिख मत सुन इधर फिर नहीं आएगा, आई की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, अब आर और आई उठा यहाँ डाल दे, पावर आ जाएगी, पावर कितनी आई इतनी, इसको किलोवाट में अगर मैं बदलना चाहूँ तो किलोवाट में कैसे बदलेंगे, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे ना आप, इसको 1000 से जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आ गया 640 किलोवाट, क्यों बदल रहा हूँ मैं भी बता रहा हूँ, ये पावर वाली बात समझ में आ गई। अब सेकंड पॉइंट में उसने बोले तो मतलब इतनी पावर रास्ते में लग जाएगी, 640 वोल्ट रास्ते में नुकसान हो जाएगी, 640 वोल्ट 20 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते 640 किलोवाट का नुकसान है। अब ट्रांसफार्मर को कितना चाहिए, उसको टाउन को कितना चाहिए 600, 640 तो नुकसान ही हो गया। अब क्वेश्चन ये बोला है सेकंड पॉइंट में कि कितनी पावर प्लांट जनरेट करे ताकि लॉस होने के बाद भी इसको उतना ही मिल जाए जितना चाहिए उसको, टाउन को कितना चाहिए 600 और नुकसान कितना हो रहा है 640, तो टाउन को पावर प्लांट को कितना भेजना पड़ेगा, ये पता उसको कितना लॉस होने वाला है, तो पहले से ही वो ज्यादा भेजेगा ना, तो टोटल पावर कितनी सप्लाई होनी चाहिए, टोटल पावर सप्लाई आपकी होनी चाहिए कि भैया जो लॉस है वो मैं पहले ही भेजूंगा, प्लस जो उसको चाहिए टाउन को वो भी भेजूंगा, तो टोटल में कितना भेजूंगा 1240 भेजूंगा, तो उसको 600 मिलेगा, क्योंकि 640 रास्ते में नुकसान हो गया, तो जो बचेगा वो 600 उसको तो मिल जाएगा ना। तो सेकंड पॉइंट ये पूछा था कि कितना सप्लाई करे ताकि लॉस होने के बाद भी उसको उतना मिल जाए जितना उसको चाहिए, सिंपल है बस वो घुमाते हैं क्वेश्चन को, है सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। पॉज कर दे बेटा, कर लो जल्दी से, बोर्ड की तरफ ध्यान देना, स्टार्ट कर दिया उसने, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, सुनो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ये सब प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चंस AC, ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन इस फॉर्म में आया था, पहला ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ, मैं अभी ग्राफ लिखवा दूंगा तुम बस क्वेश्चन सुन लो, ड्रॉ ग्राफ ऑफ रिएक्टिव कैपेसिटेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, पहला पॉइंट। दूसरा इंडक्टिव कैपेसिटेंस वर्सेस इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, मतलब हाँ बता रहा हूँ, देखो बोर्ड की तरफ, रिएक्टिव कैपेसिटेंस होता है XC वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये दो पॉइंट है अलग अलग, ये दोनों का ग्राफ बनाना है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका ग्राफ बनता है ऐसा, एक एक नंबर के हैं, और इसका ग्राफ बनता है ऐसा, आपको पता है क्यों ऐसा बना, XC का क्या फॉर्मूला होता है 1/ωc, ओमेगा क्या होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली ऐसा बनेगा, और जो XL है ये ओमेगा L होता है, ओमेगा का क्या फॉर्मूला 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सीधा बने, समझ गए ना। तो ये इसका बेचा एक एक नंबर ही क्वेश्चन है, एक नंबर ही सिंपल हो गया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के साथ आंसर हो गया, क्वेश्चन मैं भी लिखवा दूंगा, ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान सुनना, इसने बोला कि
ये भी केस स्टडी है, ये वाला केस स्टडी अगला। 3 स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग LCR सर्किट। 3 बच्चों ने LCR सर्किट लिया और एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तीनों ने सेम EMF का इस्तेमाल किया, वैल्यू नहीं दी हुई है। फिर तीनों ने ग्राफ बनाया। तीनों ने जब ग्राफ बनाया तो उनका ग्राफ कुछ ऐसा आया, ध्यान से देखना ग्राफ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और करंट का उन बच्चों ने ग्राफ बनाया, तीनों बच्चों ने। तो तीनों के ग्राफ कुछ इस तरीके के आए, ध्यान से देखना ग्राफ की तरफ। एक बच्चे का ग्राफ, दूसरे बच्चे का, तीसरे बच्चे का, तीनों के अलग अलग ग्राफ। ये एक्स के आए, ये वाई का, ये जेड का, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों बच्चों ने अलग अलग LCR सर्किट का ग्राफ बनाया और ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तीनों की मैच करी। तीनों ने LCR सर्किट लिया है। एक चीज की सिमिलैरिटी है तीनों में, एक तो EMF सेम लिया है, दूसरा दे ऑल यूज सेम कैपेसिटेंस वैल्यू, दे ऑल यूज सेम इंडक्टर वैल्यू। दोनों ने इंडक्टेंस सेम लिया है। तो हमें इनसे, इन्होंने पूछा है, मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। पहला पॉइंट हमें इनसे पूछा कि भैया इनकी कैपेसिटेंस में बताओ, मैं भी क्वेश्चन लिखवा दूंगा। इन्होंने कैपेसिटेंस कैसा लिया है वो बताओ। अगर इन्होंने इंडक्टर सेम लिया है तो इन्होंने कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसी ली है, किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है किसका कम है वो बताना है, कोई वैल्यू वगैरह नहीं दे रखी, ठीक है। 3 है इंडक्टर। तो LCR सर्किट में इंडक्टर इन्होंने सेम इस्तेमाल किया, आपको याद है ना LCR, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। तो तीनों ने ये सेम लिया था, इंडक्टर सेम लिया था, कैपेसिटर अलग अलग लिया है, रजिस्टर अलग अलग लिया है। तो बोला बताओ किसका कैपेसिटेंस ज्यादा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, ऐसे किसका कट, ऐसे सब बहुत सारे पॉइंट्स पूछे। तो अलग अलग पॉइंट्स है, मैं आपको सारे पॉइंट्स बता दूं। दूसरा पॉइंट पूछा, पहला पूछा कि किसका कैपेसिटेंस ज्यादा, दूसरा पूछा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, अरेंज करो। तीसरा पूछा है किसका करंट ज्यादा, चौथा पूछा किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा, ठीक है। ये सारी 4-5 पॉइंट्स है, आप सारे पॉइंट एक में कर सकते हो। हम शुरू से शुरू करते हैं। तीनों ने ओमेगा सेम रखा हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। आपको पता है ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है? ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है? 1/√LC, ठीक है। ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है? 1/√LC। अगर मैं एक्स के लिए बात करूं तो यहाँ इंडक्टर एक्स का और कैपेसिटर एक्स का लोगे। वाई के लिए बात करेंगे तो वाई नीचे लिख देता हूँ, देखो। तो तीनों का ओमेगा सेम है। जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एक्स ने इस्तेमाल करी है वही वाई ने भी इस्तेमाल करी है, वही जेड ने भी। ओमेगा का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया? 1/√LC। अगर एक्स के लिए करेंगे तो मैं यहाँ एक्स लगा दूंगा, वाई के लिए करेंगे तो आप क्या लगा दोगे? यहाँ वाई लगा दोगे। जेड के लिए करेंगे तो आप यहाँ पे छोटा छोटा ऐसे जेड लगा दोगे। अच्छा, इंडक्टर तीनों ने सेम इस्तेमाल किया है तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो LX है वही LY है, वही LZ है। इंडक्टर तो सेम है। तो जब इंडक्टर सेम है तो इन तीनों को अगर मैं LL लिख दूं क्या फर्क पड़ता है? तीनों कट जाएंगे ना, तीनों के इंडक्टेंस कट गए। स्क्वायरिंग करो, रूट भी गायब, स्क्वायरिंग कर दो, तीनों के रूट उठ गए। इनको उल्टा कर दो, उल्टा करो तो यहाँ पे क्या बचेगा? CX CY CZ, यानी उन्होंने कैपेसिटर भी सेम लिया है। समझ में आया? किसी का कैपेसिटेंस ज्यादा नहीं है, कम नहीं है। बच्चा जानबूझ के लिखता है ज्यादा लिया होगा या कम लिया होगा, तीनों इक्वल लिए। समझ में आया? तीनों का इंडक्टेंस सेम है तो तीनों का कैपेसिटेंस भी सेम लिया होगा। पहला सवाल, पहले का जवाब। दूसरा, अब बोलो रजिस्टर बताओ कैसा लिया है, ध्यान से सुनना। आपको याद है क्वालिटी फैक्टर का ग्राफ होता था? क्वालिटी फैक्टर मैंने आपको डिफाइन किया था, इट इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ करंट। करंट कितना पीक पे जाता है उसे क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। किसका करंट ज्यादा है आपको दिख रहा है? एक्स का करंट ज्यादा है, एक्स का करंट ज्यादा है ना। तो एक्स का करंट वाई और जेड से ज्यादा है। जिसका करंट ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका करंट ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। ये रेजोनेंस पे होता था क्वालिटी फैक्टर। ये ग्राफ किस पे होता था? रेजोनेंस पे। रेजोनेंस पे Z किसके बराबर होता था? R के। तो जिसका करंट ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। तो X का रेजिस्टेंस सबसे कम, फिर Y का, और फिर सबसे ज्यादा किसका रेजिस्टेंस होगा? Z का। कैसे हुआ आप वो बता दोगे। E=IR होता है, तो I किसके बराबर होगा? E/R। या R किसके बराबर होगा? R बराबर होगा E/I। तो R I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सिंपल सी बात है ना, जो ज्यादा करंट दे रहा है वो कम रेजिस्ट कर रहा होगा ना। तो जिसका करंट ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, तो सबसे कम किसका रेजिस्टेंस? एक्स का, फिर वाई का, सबसे ज्यादा किसका रेजिस्टेंस? जेड का। खत्म। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया।
फिर बोला किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा, तो क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या होता था, शार्पनेस ऑफ करंट, कौन सा करंट ज्यादा शार्प है, एक्स, कौन सा करंट ज्यादा शार्प है, एक्स, तो क्वालिटी फैक्टर किसका ज्यादा है, एक्स का। ये तो ऐसे ही हो गया ना सीधा सीधा, आगे समझ में, तीनों पॉइंट समझ में आ गए। फिर उसने एक पॉइंट लास्ट पूछा है, व्हाट इज दी, ऐसे ही बनाते हैं केस स्टडी, ये लोग ग्राफ दे देंगे उल्टे सीधे, उसमें 4 पॉइंट बना देंगे, फिर ऑप्शन दे देंगे। तो केस स्टडी कुछ नहीं है, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, कोई भी क्वेश्चन पढ़ के उसमें दिमाग लगा के कर लोगे, बस रट के नहीं जाना फिजिक्स में, समझ रहे हैं, फिजिक्स में रट के जो गया उसके नंबर नहीं आते, समझ के जाना, क्यों, फिजिक्स घुमा फिरा के बनती है पेपर, सीधा तो आता ही नहीं। अगला सुनो, लास्ट पॉइंट, ये मतलब सिर्फ डेरिवेशन याद कर ली तुमने, रात दिन बैठ कर नंबर आ गए ना, कुछ नहीं आएंगे। अगला फोर्थ पॉइंट उसने बोला, व्हाट इज द नेचर ऑफ इम्पिडेंस एट रेजोनेंस, नेचर ऑफ इम्पिडेंस, नेचर ऑफ इम्पिडेंस एट रेजोनेंस, आपको पता है रेजोनेंस पे तो Z किसके बराबर होता था, R के, तो इम्पिडेंस किसके बराबर हो जाएगा, R के, बस, तो इनका इम्पिडेंस किसके बराबर होगा, उनके रेजिस्टेंस के। बात समझ आई, पॉज कर दे बेटा।